हेलो एवरीवन। मॉसपोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम लाइन विड्थ को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो लेफ़्ट साइड में ग्राफ है उसमें जो सेंट्रल डॉटेड लाइन है वो है ट्रांजिशन एनर्जी, और रिकॉइल एनर्जी माइनस करने के बाद जो है वो एमिशन लाइन आएगी, और उसमें रिकॉइल एनर्जी ऐड करने के बाद एब्जॉर्प्शन लाइन आएगी। यानी जो लेफ़्ट में एमिशन लाइन है ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस निकाल रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन लाइन की एनर्जी उतनी है जितनी न्यूक्लियस को चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ हम केवल फाइन लाइन की तरह से ले रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो लाइन विड्थ है, कम या ज़्यादा होने से रेजोनेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, उसके अनुसार डेल्टा ई और डेल्टा टी का प्रोडक्ट जो है वो रफली h/2 के बराबर होता है। डेल्टा ई यहाँ है एनर्जी को मापने में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, और डेल्टा टी है लाइफ टाइम। तो जो डेल्टा ई है वो क्योंकि ये हमें बताती है कि हम एनर्जी को मापने में कितने कितने अनसर्टेन हो सकते हैं, कि हम श्योर नहीं हैं कि इसकी एनर्जी ई है या ई प्लस डेल्टा ई है। तो जितनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, लाइन विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। और डेल्टा ई और डेल्टा टी का प्रोडक्ट क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी जितना कम होगा डेल्टा ई उतना ही ज़्यादा होगा। यानी लाइफ टाइम जितना कम होगा या हाफ लाइफ जितनी कम होगी, उतनी ही लाइन विड्थ ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आयरन का केस लेते हैं, Fe57। इसकी हाफ लाइफ है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला से डेल्टा टी की ये वैल्यू रखकर डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो वो लगभग आता है 10⁻⁻27 जूल्स के बराबर। डेल्टा ई से हम डेल्टा न्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन E = h न्यू। तो डेल्टा न्यू हो जाएगा डेल्टा E/h के बराबर, और ये आता है 10⁻6 हर्ट्ज़ के बराबर। अब ये तो हुई डेल्टा न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी में जो रेंज है वो। अब ER जो है किसी नाभिक का, या हम यहाँ पर लें आयरन के नाभिक का, जो रिकॉइल एनर्जी है, अगर हम आयरन न्यूक्लियस को एक सॉलिड लैटिस में फिक्स कर दें उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए, तो ER जो है वो इस लाइन विड्थ के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होती है। ER होती है सॉलिड लैटिस पे फिक्स्ड आयरन न्यूक्लियस की 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आता है 10⁻⁻5 हर्ट्ज़। डेल्टा न्यू है 10⁻6, यानी इतना चौड़ा बैंड होगा, लाइन विड्थ इतनी होगी, और ER उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतने डिफरेंस के बाद जो एमिशन बैंड और एब्जॉर्प्शन बैंड जो हैं वो लगभग सुपर इम्पोज कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि डेल्टा न्यू इतनी ज़्यादा है। वैसे कम है एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से देखें, लेकिन ER उसका इतना कम है कि दोनों बैंड जो हैं वो सुपर इम्पोज कर जाते हैं, तो इसलिए रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये, क्योंकि डेल्टा न्यू जो न्यूक्लियस के लिए गामा रेज़ की फ्रीक्वेंसी है उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत कम है, इसलिए हम इसे नैरो लाइन विड्थ कहेंगे। और नैरो लाइन विड्थ का फ़ायदा ये होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो उसके कारण जो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं।
अगर लाइन विड्थ ज़्यादा होती है तो छोटे छोटे जो सिग्नल्स हैं वो कवर हो जाते हैं उस बैंड के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। गामा रेज़ की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ये लाइन विड्थ बहुत कम है, तो इस कारण हम फाइन स्ट्रक्चर जो है स्पेक्ट्रम का वो भी आसानी से हम एनालाइज कर पाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर रिकॉइल क्या होता है और किस तरह से हम उस रिकॉइल को मिनिमाइज़ करके और रेजोनेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। और आज हमने डिस्कस किया सेकंड फैक्टर जो कि था लाइन विड्थ, कि किस तरह से अगर लाइन विड्थ ER के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। थैंक यू।